दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में एक चीज शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 27 ऑफ नवंबर से लेके 14 ऑफ दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी एग्जाम पैटर्न पर 100% फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बाय प्रतियोगिता मंत्रा फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑन एन अकेडमी कल कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 24 ऑफ नवंबर एट 10 AM सुबह 10 बजे कल ये आपका टेस्ट होगा और ये 100% फ्री है आप सभी के लिए। इसी टेस्ट का शाम को 4 बजे एनालिसिस कराया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये भी 100% फ्री है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टेस्ट में एनरोल करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब टेस्ट स्टार्ट होगा। इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको एनरोल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर प्रेस करके एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये 100% फ्री है और एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। आप सभी इसमें एनरोल करके कल सुबह 10 बजे इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और शाम को 4 बजे इसका एनालिसिस जरूर अटेंड करिएगा। लेट्स क्रैक इट। दोस्तों आज का शानदार जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बना है कि भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों एक्चुअल में हाल ही में G20 का जो एनुअल सम्मेलन होता है उसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसके चलते एक प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि भारत इस G20 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत जो है ये वर्ष 2023 में कब करेगा। भारत जो है ये वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं, हाल ही में G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें कि दुनिया के अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज़ देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी एक वर्चुअल फ्रेम में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्योंकि कोरोना के चलते वर्चुअली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर एक ये भी बन सकता है कि बताइए वर्ष 2020 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है। तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब देश ने करी है। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्ष 2020 का ये जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। इसके बाद में वर्ष 2021 में G20 देशों का जो सम्मेलन होगा इसको इटली देश की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो हम लोग इस लिस्ट में देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा इसको कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2021 में जो सम्मेलन होगा इसको इटली देश की अध्यक्षता में किया जाएगा। 2022 में जो इसका सम्मेलन होगा इसको इंडोनेशिया देश में इसकी अध्यक्षता करी जाएगी। 2023 का हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी अध्यक्षता भारत देश करेगा और 2024 में जो ये इवेंट होगा इसको ब्राज़ील देश की अध्यक्षता में किया जाएगा। दोस्तों चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में G20 देशों के बारे में डिस्कस किया है, इस वजह से G20 के बारे में अगर पढ़कर हम लोग यहीं पर फिनिश कर दें तो इससे एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बच नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, G20 देशों का पूरा जितना भी नोट्स है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा G20 देशों को लेकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का ये समूह है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि इस ग्रुप में 19 देश हैं और 20वां जो मेंबर है वो यूरोपीय संघ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें 20 के 20 एक देश नहीं है, 19 देशों का समूह है और एक इसमें यूरोपीय संघ है। 19 + 1 मिलाकर बनते हैं 20 मेंबर। इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। साल में एक बार G20 का शिखर सम्मेलन जरूर होता है जिसमें कि दुनिया के अलग अलग देशों के जो प्रमुख होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा G20 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार इसका नज़र देख लेंगे, बाद में PDF डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन कर लेना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो एक प्रश्न बनता है कि क्या भारत जो है ये G20 देशों का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा यस, भारत इसका पार्टिसिपेंट्स है। इसके अलावा भी और भी देश हैं, उसको आप लोग बाद में रिवीजन कर लेना। G20 की देशों की स्थापना कैसे और किसने करी थी? एक्चुअल में क्या होता है, एक समूह था जिसको पहले हम लोग G7 के नाम से जानते थे। ये जो G7 नाम का समूह था ये बाद में चलकर
G8 बन गया। और G8 बनने के बाद में किसी वजह से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद में ये फिर से G7 में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो G20 देश हैं, इसको G7 जो ग्रुप है इसके ही एक्सपेंशन के रूप में देखा जाता है, इसके विस्तार के रूप में देखा जाता है। तो जो ये G7 देश बने थे उनमें कौन कौन से देश थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि G7 में कौन सा देश नहीं आता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में भारत होता है, तो भारत G7 का मेंबर नहीं था। इसके बाद में 1998 में रसिया इसमें जोड़ा गया था। ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि रसिया को G7 देशों में कब जोड़ा गया था? 1998 में जोड़ा गया था, जिसके बाद में ये G8 बना था और वापस से रशिया के निकलने के बाद में इसको G7 ग्रुप बना दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसको आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि नवंबर 2020 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में GC मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में GC मुर्मू को पार्लियामेंट का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। तो पार्लियामेंट्री यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है GC मुर्मू को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GC मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप GC मुर्मू का फोटो देख सकते हैं और यहाँ देखो लिखा है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ जेनेवा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो ये बनाए गए हैं, इनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय GC मुर्मू भारत के कौन से पद पर हैं? तो इस समय GC मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। इस समय ये भारत के कैग हैं। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि नवंबर 2020 में किस केंद्रीय बैंक के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है? तो आंसर हो जाएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है, यानी कि RBI, भारत का जो सेंट्रल बैंक है RBI, उसमें जो ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या है वो 10 लाख के पार हो चुकी है, यानी कि 1 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जो कि पूरी दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा है। तो भारत का RBI पूरी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल। इसमें आप देखेंगे ये देखो लिखा है RBI और फॉलोअर्स की संख्या यहाँ पर आ रही है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पर ट्विटर पर RBI के हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको समझना है कि इस सूची में मैक्सिको का जो सेंट्रल बैंक है वो दूसरे स्थान पर आता है, जिसको 7.74 लाख लोग फॉलो करते हैं। तीसरे स्थान पर बैंक ऑफ इंडोनेशिया आता है और चौथे स्थान पर फेडरल रिजर्व इसमें चौथे स्थान पर आता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक को इस लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि आपसे सिर्फ इसमें सबसे ज़्यादा फॉलोवर किसके हैं वो पूछा जाता है, बाकी दूसरे तीसरे का नाम एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसके बाद में करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि नवंबर 2020 में ICC के नए नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ICC ने खिलाड़ियों के अच्छे भविष्य के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए और उनके हर चीज़ का ख्याल रखते हुए ICC में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक मिनिमम एज रखी है कि 15 साल से कम का कोई भी खिलाड़ी ICC के मैचेस को नहीं खेल सकता है। उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल क्रिकेट को 15 साल से कम के खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। चूँकि ICC के बारे में हमने डिस्कस किया है तो ICC के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है। इसके चेयरमैन का नाम है इमरान ख्वाजा, जिनको हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया है।
सीईओ का नाम है मनु सहानी, ये भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में चलते हैं। अंडमान सागर में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास जिसका नाम है सिटमैक्स 20 को के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अंडमान सागर में ये जो सिटमैक्स 20 नाम का जो एक्सरसाइज हुआ है, इसका हाल ही में दूसरा एडिशन, सेकंड संस्करण, इसका हाल ही में सेकंड एडिशन, इसका हाल ही में सेकंड एडिशन, दूसरा संस्करण जो है ये हाल ही में इसका आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा है इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन 2 डे ट्राईलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमैक्स 2020 इन अंडमान सी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस इवेंट को हाल ही में अंडमान सी में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसका दूसरा संस्करण है। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि नवंबर 2020 में ही आयोजित करे गए भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती, इंग्लिश में इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कॉर्पेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपको ये कॉर्पेट के नाम से ज़्यादा मिलेगा, कॉर्पेट। ठीक है, तो इस नाम से आपको मिलेगा। कॉर्पेट जो है ये द्विवार्षिक अभ्यास का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो है हाल ही में 30वां संस्करण, 30th, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका 30वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखो लिखा है नसीरुद्दीन शाह रिसीव्स आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020, तो नसीरुद्दीन शाह को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष ये जो पुरस्कार दिए गए हैं उसका थीम क्या है? उसका थीम था थिएटर। नसीरुद्दीन के साथ साथ में 2 और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। नाट्य शास्त्र के 2 सितारे नील चौधरी और इरावती कर्णिक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स 2020 को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जारी किया है? फिर से समझना, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हाल ही में द वर्ल्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स 2020 को EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल मिलाकर 133 शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में EIU सबसे महंगे शहरों में टॉप 3 में कौन से शहर आते हैं? पहले स्थान पर आता है हांगकांग, चाइना का हांगकांग। दूसरे स्थान पर आता है पेरिस, फ्रांस का पेरिस। तीसरे स्थान पर आता है ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप के 3 देशों में इसका नाम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन के नीचे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, समझ कर चलिए, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेकर चलने हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। EIU का जो स्थापना है ये 1946 में 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद में
करंट अफेयर्स का अगला शानदार प्रश्न बना है कि हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO मान्यता पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकर खुशी होगी, हाल ही में भारत को IMO का मान्यता प्रदान कर दिया गया है और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत। तो हाल ही में भारत को एक नेविगेशन सैटेलाइट के लिए एक नेविगेशन सैटेलाइट का एक प्रणाली होता है, प्रोसेस होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मान्यता पाने वाला विश्व का जो पहला देश बना है वो बना है भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि भारत दुनिया का चौथा देश बना है। भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जिसको ये इसकी मान्यता मिल चुकी है? अमेरिका, रूस और चीन, उसके बाद में भारत का नाम आता है। तो ये जो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जिसकी मान्यता भारत को मिली है, इसको IRNSS के बारे में भी जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हिंद महासागर में जल में जो जहाज होते हैं उनको नेविगेशन में रास्ता दिखाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन है, LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए अपने एजेंटों के लिए किस डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में LIC ने एक ऐप डेवलप करवाया है अपने एजेंटों के लिए जिसका नाम है आनंदा, ANANDA। आनंदा नाम से ये जो ऐप है, इसके माध्यम से ही LIC के जो एजेंट हैं वो आप पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपसे आनंदा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी ऐप के माध्यम से अब घर बैठे ही ये अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन सेल कर सकेंगे, सारी चीज़ों को ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्टर कर सकेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदा उनको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि G20 देशों का जो सम्मेलन है जो कि भारत में होगा वो 2023 में किया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बना था एक्सटर्नल ऑडिटर कौन चुने गए हैं? तो GC मुर्मू को चुना गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि किस केंद्रीय बैंक के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है? ट्विटर इसका राइट आंसर हो गया था। ट्विटर पर पहुंचा था भारत का RBI, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है ICC के नए नियम के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 15 साल इसकी न्यूनतम आयु होती है। इसके बाद में है अंडमान सागर में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है, उसका दूसरा संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया है सिटमैक्स का। फिर कॉर्पोरेट नाम से ये जो अभ्यास है इसका 30वां संस्करण हाल ही में किया गया है। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार नसरुद्दीन शाह को दिया गया है। उसके बाद में है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों, आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।